सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा 5th चैप्टर है द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, उसका आज वन शॉट लेने वाले। तो ये पार्ट 2 है वन शॉट का। सो देखो आज के लेक्चर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये समझा था कि नेशनल पार्टी या फिर आपको अगर किसी भी तरह की पार्टी बनानी है, कोई रीजनल पार्टी बनानी है, छोटी मोटी पार्टी बनानी है आपको इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप किस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें करनी रहेगी कि आप पार्टी बना सकते हो, तो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो देखो अब कोई भी नेशनल पार्टी रहती है, जैसा बीजेपी कांग्रेस है, तो ये जो पार्टीज होती है, ये अगर मान लो इलेक्शन जीत जाती है नेशनल पार्टी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बेसिकली अब जैसे मान लो बीजेपी में अब मोदी जी है, तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पीएम मोदी बन गए, मतलब पीएम बन गए। अब क्योंकि वो पीएम बन गए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड बन गए, जिसकी वजह से अब ये पूरे मतलब देश को चला सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो जो नेशनल पार्टीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक है, जो नेशनल पार्टीज होती है। वैसे ही जो हमारी स्टेट्स पार्टीज होती है, जो रीजनल पार्टी होती है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, तो ऐसी जो छोटी छोटी पार्टीज होती है वो स्टेट की गवर्नमेंट बना देती है। अब जैसे मान लो अब जैसे शिवसेना है, तो कैसे इलेक्शन हुए थे तो शिवसेना के मतलब बेसिकली जो हेड थे वो जीत गए थे, ठीक है। मतलब इलेक्शन जो राज ठाकरे थे तो बेसिकली उन्होंने जीत दिया, तो अभी तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, बट बेसिकली जीता तो थे ना। तो ऐसी जो शिवसेना या फिर छोटी मोटी जो रीजनल पार्टीज होती है वो स्टेट पार्टी, स्टेट का बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो सीएम होती है, वो जीत सकते हैं, उसके इलेक्शन जीत सकते हैं। तो एक तरह से देखोगे तो जो नेशनल पार्टीज होती है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, यानी क्या बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली बन जाती है नेशनल पार्टीज। और जो स्टेट पार्टीज होती है, जो रीजनल पार्टीज होती है, वो स्टेट को कंट्रोल करती है कि भैया स्टेट में किस हिसाब से क्या क्या काम होगा। अब देखो अगर मान लो आपके गली मोहल्ले में कहीं पे सड़क सही से नहीं है, सड़क टूट गई है, या फिर पानी ढंग से आ नहीं रहा है, बिजली नहीं है, या फिर गटर साफ करवाना है आपको, ठीक है, या फिर कचड़ा गाड़ी वाला नहीं आता है तो आपको कचड़ा फेंकवाना है, तो बताओ ये जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या ये आप प्रॉब्लम आप अपने सीएम के पास लेके जाओगे, सीएम को बोलोगे देखो हमारे घर पे रोड नहीं, मतलब हमारा जो मतलब हम लोग घर से बाहर निकलते तो वहाँ का रोड सही नहीं, तो रोड बनवा दीजिए, या फिर हमारे घर के सामने जो नाला है वो बहुत ज़्यादा भर गया तो उसको साफ करवा दीजिए। तो क्या बात है, ये आप सीएम के पास लेके जाते हो या फिर प्रधानमंत्री के पास लेके जाते हो? बोलो नहीं लेके जाते, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा भैया तू कौन से गली मोहल्ले की बात कर रहा है, मेरे को तो नाम ही नहीं मालूम है कौन सा नगर कौन सा रोड, ठीक है। आप बोलोगे चांदनी चौक रोड, ठीक है, नाम बताओगे, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा एरिया का नाम है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, देखो अब क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि आपकी उस एरिया में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर वो किस तरह से उसका हल ढूंढेंगे। और समाज में जितने भी लोकल पीपल्स है, जितने भी समाज में लोग रहते हैं छोटे छोटे एरियाज में, कोने में, मान लो महाराष्ट्र के किसी कोने में आप रहते हो, वहाँ पर आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे सीएम को पता चलेगा आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपकी मदद करेगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो सेंट्रल या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो लोकल पीपल्स की मदद ढंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। जब पॉपुलेशन या फिर कह सकते हो कि जो स्टेट होता है जब ज़्यादा बड़ा होता है, तब ऐसे टाइम पर जो बेसिकली जो भी स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाती, अच्छी तरीके से उसका ध्यान नहीं रख पाती है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एरिया हो जाता है, अब जैसे महाराष्ट्र है तो इतना बड़ा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के किसी कोने में पानी नहीं आ रहा है या फिर वहाँ का रोड सही नहीं है, तो सीएम को तो नहीं पता रहेगा भैया वहाँ का रोड नहीं है, ये वाला नगर है, उधर का रोड सही नहीं है, उधर का रोड मेरे को बनवाना है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली देखो पहले के टाइम पे भी यही चीज़ होता था, जब राजा महाराजा लोग रहते थे, कोई राजा रहता था बहुत बड़ा राज्य जीत लेता था, तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आती थी। तो बात है चोल वंश की, मतलब पुराने समय की बात है, देखो उस टाइम पर भी यही हुआ था। और इंडिया के अंदर उसी समय में बेसिकली जब चोल वंश चल रहा था, तो उस समय इंडिया के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट ये होती है कि देखो राजा जो रहता है, जो राजा रहता है वो परमिशन दे देता है बेसिकली जो भी लोकल पीपल रहते हैं उन लोगों को कि एक काम करो, तुम लोग अपने में से किसी भी एक आदमी को अपना मुखिया बना दो, हेड बना दो, और वो जो आदमी रहेगा वो तुम्हारे अगर गांव में कोई प्रॉब्लम आती है, नाली में पानी भर गया या फिर कोई भी रोड बनाना है, कुछ भी करवाना है, तो जो मुखिया रहेगा वो आएगा हमारे पास और सारी चीज़ बता देगा, फिर उस हिसाब से हम आपके गाँव की मदद कर देंगे, ठीक है। बेसिकली मतलब इस तरह से कि अगर मैं हर एक गाँव में नहीं जा सकता, पर हर एक गाँव का एक मुखिया जो रहेंगे उन लोग तो मुझे बता सकते हैं ना भैया कि हाँ देखो हमारे गाँव में ये प्रॉब्लम है। तो यही मतलब बेसिकली चोल वंश में ये स्टार्टिंग हुई लोकल गवर्नमेंट की। अब लोकल गवर्नमेंट में होता क्या है, तो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि अब जैसे मान लो एक गांव है जहाँ पर 100 लोग रहते हैं,
तो वो जो 100 लोग रहते हैं वो लोग अपने में से ही किसी एक आदमी को अपना हेड बना देते हैं, जिसको बेसिकली अब जैसे गांव रहता है तो वैसे नहीं हम लोग सरपंच बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही गांव रहता है, वहाँ पर लोग जो रहते हैं 100 लोग हैं मान लो, तो सब मिलकर अपने में से किसी एक को इलेक्शन करवाते हैं कि भैया हम किसको सरपंच बनाना चाहते हैं, अपना हेड बनाना चाहते हैं। तो सब लोग वोटिंग करते हैं, भैया हम इसको बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है। और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, यानी जो इलेक्शन में जीत जाता है, तो वो बन जाता है उस गांव का सरपंच, ठीक है। अब वो जो सरपंच रहता है वो जाएगा बेसिकली आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो वही के लोकल पीपल ने अपने में से किसी एक आदमी को अपना हेड बना देते हैं, और बेसिकली वो जो हेड रहता है उस लोकल एरिया जो रहते हैं उसको गवर्न करता है, इसलिए हम उसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ के खुद के ही लोग जो रहते हैं वो अपने एरिया को गवर्न करते हैं, एक छोटे से एरिया को, इसलिए इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझ आ गया होगा। अब देखो बेसिकली हमारा ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। देखो हमारा बेसिकली जो शेड्यूल 11 और 12 जो है वो इसी के ऊपर है कि बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लोकल गवर्नमेंट जो होता है अर्बन एरिया के लिए, शहर के में, ठीक है। शहर के अंदर भी, क्योंकि देखो शहर के अंदर जैसा हमारा ही एरिया रहेगा, महाराष्ट्र ही है, तो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे शहरी इलाके भी है, अर्बन एरिया भी है, काफ़ी सारे विलेज मतलब गाँव इलाके भी है, ठीक है। लेकिन जितने भी शहर के इलाके हैं तो वहाँ पर भी तो यही प्रॉब्लम है ना। वहाँ पर भी मान लो किसी के घर पे गटर भर गया है या फिर रोड बनाना है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली मतलब सीएम तक नहीं पहुँच पाएगी, तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट होती है। तो अर्बन एरिया जो रहती है, जो शहरी इलाके रहते हैं, वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम म्युनिसिपल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और देखो वैसे गाँव रहता है, गाँव का तो आपको पता ही है लोकल गवर्नमेंट रहती है, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं कंट्रोल करते, जो सरपंच रहते हैं, तो उसको हम पंचायती राज बोलते हैं, जो गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है। ओके, तो ये 2 टाइप की लोकल गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है इनको कंट्रोल कौन करता है, तो देखो बेसिकली अब कोई स्टेट गवर्नमेंट रहती है, अब जैसे सीएम है, तो उनका इलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बेसिकली एक तरह से कह सकते हो जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाती है, ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो पीएम का भी इलेक्शन वही करवाती है, और सीएम जो है चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं उनका भी इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन होती है, अब जैसे सरपंच की इलेक्शन हो गया, या फिर नगर सेवक रहता है ना हमारे एरिया का, मतलब अर्बन एरिया में नगर सेवक रहता है, ठीक है। जैसे गांव में रहता है सरपंच रहता है, तो वैसे ही अर्बन एरिया में नगर सेवक रहता है। तो अब नगर सेवक का इलेक्शन होता है, तो देखते हो आप लोग इलेक्शन करते होंगे, तो वो जो इलेक्शन है वो करवाता है। तो बेसिकली जो राज्य का, जो स्टेट का जो सीएम रहता है, बेसिकली एक तरह से कह सकते हो स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर जो रहता है वो इसका इलेक्शन करवाता है, ठीक है। मतलब क्या कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स होती है उनका इलेक्शन जो रहता है उनके ही स्टेट वाले करवा देते हैं, ठीक है। वो सेंट्रल लेवल पे नहीं उनका इलेक्शन होता है, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट रहती है। ओके, इनको फंडिंग कौन देता है, पैसा कौन देता है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। और स्टेट गवर्नमेंट को कौन पैसा देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उनको पैसा, ठीक है। और अर्बन एरिया का अगर देखते हो तो देखो रूरल एरिया में तो टोटल जो इनकम रहती है, पैसा जो रहता है वो स्टेट ही गवर्नमेंट देता है, वहीं से सारा पैसा आता है, और उस हिसाब से फिर गाँव के अंदर जो भी विकास करना है, रोड बनाना है, डैम बनाना है, जो बनाना है उस हिसाब से बनता है, फिर ठीक। लेकिन जो शहरी इलाका रहता है, अर्बन एरिया रहता है, जैसे हम लोग एरिया मतलब थोड़ा अर्बन एरिया में आप लोग रहते होंगे, तो शहरी इलाके में तो वहाँ पर आप लोग घर पट्टी भरते होंगे, ठीक है। मतलब रहते होंगे घर के अंदर, तो उसका लैंड का टैक्स लेते हैं, ठीक है। ज़मीन का टैक्स भरते होंगे, पानी पट्टी रहता है, पानी का भी टैक्स भरते होंगे। तो इसी से मेन इनकम होती है अर्बन एरिया लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। मतलब ये टैक्स लेके लैंड का टैक्स लेकर, पानी का टैक्स लेकर, ऐसे अलग अलग टैक्सेस लेकर ही मतलब उनकी अर्निंग हो जाती है। तो कह सकते हो अर्बन एरिया की ज़्यादातर अर्निंग जो है वो टैक्स लेकर होती है, जमीन का टैक्स लेकर, पानी का टैक्स लेकर। और जो गांव एरिया रहता है, अब गांव में लोग रहते हैं वो टैक्स नहीं भरते जमीन का, जिसकी वजह से वहाँ की जो मेन इनकम होती है वो मतलब कह सकते हो गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसी से उनका काम चलता है। ओके, तो बेसिकली 2 टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट होती है। अब एक एक करके हर एक को समझ लेते हैं कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हल्का अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद रूरल के बारे में भी समझेंगे। ओके, तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में तो वैसे तो मैंने आपको हल्का हल्का समझा ही दिया है कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट होती है इसको हम म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये वो लोकल गवर्नमेंट होती है जो शहरों के अंदर होती है। ओके, तो देखो अब ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है शहरों के अंदर, ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये मेनली 3 टाइप्स की होती है। कह सकते हो 3 कैटेगरीज में लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया जाता है शहरों के अंदर, ठीक है।
तो देखो तीन किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। देखो अब जैसे महाराष्ट्र या फिर इंडिया ही है हमारा, तो इंडिया के अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे अर्बन एरिया रहते हैं, शहर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में देखोगे पूरा शहरी इलाका है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मुंबई देखोगे, मुंबई पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे शहर जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और जो बड़े बड़े शहर होते हैं, तो ऐसे जो शहरें होती है उनको कंट्रोल करने के लिए फिर ज़्यादा पावर वाली कोई गवर्नमेंट चाहिए रहती है, ज़्यादा पावर वाली लोकल गवर्नमेंट चाहिए रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जब ज़्यादा पावर वाली लोकल गवर्नमेंट चाहिए रहती है तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर हम बैठाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। ठीक है, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ये पूरी उस जो बड़ी बड़ी जो बेसिकली जो बड़ी सिटी है, पूरी जो बड़ी अर्बन एरिया है उसको कंट्रोल करती है। जैसे अब मुंबई है, तो मुंबई बेसिकली क्योंकि वो भी एक अर्बन एरिया और क्योंकि एक बहुत बड़ा सिटी है तो वहाँ पर भी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम बीएमसी बोलते हैं, बिहाराम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, वैसे ही दिल्ली है, दिल्ली भी बड़ा सिटी है तो वहाँ पर एमसीडी है। ठीक है, एमसीडी मतलब बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पर डी जो है लास्ट में बताया गया है। तो वैसे ही अब जैसे बीएमसी महाराष्ट्र का है, मतलब मुंबई का जो बीएमसी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ये बड़े बड़े जो शहरें होती है जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन होता है तो अभी आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में, बट अभी आपको हल्का फुल्का आगे चीज़ समझो। उसके बाद देखो काफ़ी सारे ऐसे भी शहर होते हैं जो छोटे छोटे शहर होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े शहर नहीं होते, वहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख जितनी नहीं रहती, थोड़ी बहुत ही रहती है। ठीक है, बट शहर होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं वो। तो ऐसे जो शहर होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं, एक तरह से कह सकते हो वो जो शहर होते हैं वो जिला की तरह रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मुंबई है तो राजधानी, मुंबई जैसे जो शहर होते हैं वो राजधानी की तरह रहते हैं, कि जो स्टेट की राजधानी की तरह। ठीक है, और जो ऐसे जो छोटे छोटे जो स्टेट रहते हैं, मतलब सिटीज़ रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की तरह रहते हैं, जिला की तरह है। ओके, तो बेसिकली वो जो मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है उसे हम म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। ओके, जो उसको कंट्रोल करता है म्युनिसिपल काउंसिल से बोला जाता है। उसके बाद देखो अब कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो ना कि टोटली अभी शहर, मतलब बेसिकली इस प्रकार के रहते हैं कि अभी पहले लगता है इसको देखने से बिल्कुल ऐसा लगेगा उस एरिया को कि देखो ये जो एरिया है अभी आधा गांव एरिया है आधा शहर है। नहीं, कुछ कुछ एरिया रहते हैं जहाँ पे अभी उतना ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था, उतना शहरी इलाका भी नहीं बना रहता है, अभी हल्का फुल्का शहर है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही शहर है, वो पूरा टोटली अभी शहर नहीं बना है। ठीक है, हल्का फुल्का गाँव भी, हल्का फुल्का शहर भी है। तो ऐसे जो रहते हैं एरिया जहाँ पर बेसिकली मिक्स रहता है, एक तरह से कह सकते हो अभी धीरे धीरे करके अब शहर बनने जा रहा है वो एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है और गरीबी भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा रहती है उसे ऐसे एरिया के अंदर। तो ऐसे जो एरिया रहते हैं उन्हें हम नगर पंचायत बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे एरिया रहते हैं और क्योंकि ये गाँव टाइप में भी आधा अधूरा रहता है इसलिए इसमें पंचायत का भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये मतलब बेसिकली हमारे अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट्स। अब देखो एक एक करके तीनों के बारे में समझ लेते हैं। देखो अब सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में समझते हैं, सबसे बड़ा जो है उसके बारे में समझते हैं। तो देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वैसे बता ही दिया हो कि ये बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जो 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा जिस एरिया में होती है और वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्हें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो टोटल 23 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, इतने टोटल महाराष्ट्र के अंदर 23 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और मुंबई वाला तो जैसे आपको पता ही है बीएमसी, बिहाराम मुंबई मतलब बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, अब देखो बेसिकली ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है इसके अंदर रहते कौन कौन है। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब जैसे मुंबई है, ठीक है, अब मुंबई जो है वो टोटल, अब जितना भी बड़ा मुंबई है उसको हम टोटली मुंबई बोलते हैं। ठीक है, अब उस मुंबई के अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे नगर भी रहते हैं, एरिया रहते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है, नगर रहते हैं। अब जैसे मान लो आप किसी तालुका में रहते होगे, कोई भी एक रहता होगा तालुका आपका, या फिर कोई भी सिटी रहता होगा, तो सिटी टोटल एक सिटी को पूरा नहीं बोला जाता भी, उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे नगर रहते हैं, मतलब अर्बन एरिया में काफ़ी सारे छोटे छोटे नगर रहते हैं। अब वो जो छोटे छोटे नगर होते हैं, अब जैसे आप ही किसी एक नगर में रहते हो, आपका कोई नगर का नाम होगा कि ये वाला नगर वो वाला नगर, तो बेसिकली जैसे चांदनी चौक नगर किसी किसी का नाम रहता है, तो आप मान लो एक्स नगर में रहते हो। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आप जब किसी भी नगर में रहते हो तो वहाँ पर एक नगर सेवक भी रहता है। आपको मालूम होगा आपके एरिया का कोई नगर सेवक होगा जिसका हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, आप इलेक्शन है वो आपको 2000 रुपया देता है और आपको चिकन खिलाता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होता होगा, आपके एरिया में कोई ना कोई नगर सेवक होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि देखो जो नगर सेवक होते हैं
वो उनको हम बेसिकली इंग्लिश में काउंसिलर बोलते हैं। और ये इसको बेसिकली ये जो काउंसिलर होते हैं इनको हम काउंसिल मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं बेसिकली करते क्या है, तो ये नगर सेवक होते हैं। जो छोटे छोटे जो नगर होते हैं जिनको हम वार्ड भी बोल सकते हैं, कि पूरा एक सिटी है और उस सिटी के अंदर छोटे छोटे हमने टुकड़े कर दिए उस सिटीज़ के, जिनको हम नगर बोल रहे हैं, उनको हम वार्ड भी बोल सकते हैं। गाँव में किस तरह से उसको वार्ड का इस्तेमाल किया जाता है उन नगरों को, ठीक है। तो वैसे ही शहर के अंदर उसे नगर बोला जाता है। तो बेसिकली वो जो नगर होते हैं वहाँ पर एक एक नगर सेवक होते हैं जिनको इंग्लिश में काउंसिलर बोला जाता है। अब उनकी इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। आपने इलेक्शन कभी कभी देखा होगा कि मतलब आपका कोई नगर सेवक का इलेक्शन होता होगा तो उनको काउंसिलर बोला जाता है। अब होता क्या है, देखो ये जो काउंसिलर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, ये बिल्कुल पीएम की तरह होते हैं। मतलब बेसिकली जैसे प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, जो सारी चीज़ों का देख रेख रखता है कि हाँ भाई किसका इधर क्या काम करवाना है, किधर नाली बनाना है, किधर कौन सा प्रोजेक्ट करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही ये काउंसिलर होते हैं, नगर सेवक होते हैं। इनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी पब्लिक का, ठीक है। अब उसके ऊपर जो होता है, अब जैसे पीएम है तो उसके ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही ये जो काउंसिलर होते हैं नगर, इनके ऊपर होता है मेयर, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं मेयर। अब ये जो मेयर होते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो देखो मेयर जो होते हैं इनका इलेक्शन जनरल पब्लिक नहीं करती है। इनका इलेक्शन बेसिकली होता कैसे कि देखो जितने भी नगर सेवक लोग रहते हैं, मतलब जितने भी टोटल, मान लो टोटल एक सिटी है उसके अंदर मान लो 100 नगर सेवक है, ठीक है। 100 नगर है तो 100 नगर सेवक है मान लो। अब वो जो 100 नगर सेवक रहेंगे वो सब मिलकर वोटिंग करेंगे, भैया हमको ये वाला मतलब मेयर चाहिए, ये आदमी मेयर बनेगा तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा काम करता है, ये देखो इसने मेरे को इतने पैसे दिए तो इसी को वोट दूंगा। तो मतलब रहता है ना, तो लोग अपने से वोट देंगे, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है, जितने भी नगर सेवक रहेंगे वो सब मिलकर वोट देंगे, ठीक है। नॉर्मल पीपल जो लोकल पीपल है उन लोग वोट नहीं करेंगे, सिर्फ नगर सेवक लोग ही वोट करेंगे इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर होता क्या, देखो कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, यानी आपने नगर सेवक को वोट दिया और उस हिसाब से नगर सेवक बना। अब आपका चुना हुआ आदमी जो रहता है वो आपके लिए आपका मेयर चुनता है, मतलब वो नगर सेवक आपके लिए मेयर सिलेक्ट करते हैं। जैसे मतलब रहता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा राज्यसभा में लोग रहते हैं, मेंबर्स जो रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन लोग वोटिंग करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बनता है। वैसे ही होता है मेयर का भी, ठीक है। तो इसलिए मेयर जो होता है उसको हम फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं बेसिकली उस एरिया का, कि मतलब ये फर्स्ट सिटीजन, जैसे राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है वैसे ही मेयर को भी फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है उस लोकल एरिया का, ठीक है। उसके बाद देखो मेयर के साथ होता है एक डिप्टी मेयर। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, कि कल को अगर मान लो प्रेसिडेंट अचानक से उसको कुछ हो गया, ठीक है, या फिर मान लो उसने रिजाइन कर दिया अचानक से, उसको बोलता है अब मेरे को मन नहीं कर रहा है काम करने का, मैं रिजाइन करता हूँ। तो ऐसे टाइम पर अचानक से दूसरा मेयर कहाँ से आएगा, तो उस टाइम पर उसका बदले में कोई काम करने के लिए कोई होना चाहिए, तो वो होता है डिप्टी मेयर, ठीक है। कि कल को अगर मान लो प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली जो मेयर है वो कहीं से हट गया, वो किसी काम में नहीं जा पाया, उसके एब्सेंस में जो डिप्टी मेयर होता है वो उसका काम कर सकता है, ठीक है। तो ये डिप्टी मेयर होता है। उसके बाद देखो अब तीसरी जो चीज होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, वो होती है म्युनिसिपल कमिश्नर। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर होता है क्या, देखो कि अब देखो जितने भी नगर सेवक होते हैं, मान लो रोड बनाना है किसी एरिया में, तो नगर सेवक लोग जो रहते हैं वो जाते हैं मेयर के पास में, मेयर साहब देखो हमको रोड बनाना है, थोड़ा पैसे का इंतजाम करो, रोड बनाना है, ठीक है, आप गवर्नमेंट से थोड़ा बात करो और पैसा मांगवाओ। अब वो जो मेयर रहता है वो डायरेक्टली सीएम से बात नहीं कर सकता, डायरेक्टली जाकर बात नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर वो जाता है बेसिकली म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होता है, तो ये बेसिकली इसके अंदर वो लोग होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है अपॉइंट करती है। मतलब इनका वोटिंग नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में आईएएस ऑफिसर नहीं बोलते, कि लोग आईएएस ऑफिसर बोलते हैं। तो वही जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट करती है कि जाओ तुम इस एरिया के आईएएस ऑफिसर हो, तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हो, हेड हो, सीईओ हो, बना देते हैं। तो वही आईएएस ऑफिसर रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी, कमिश्नर रहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेयर रहता है वो जाता है बेसिकली, ये जो आईएएस ऑफिसर रहेगा मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर जो रहेगा उसके पास जाएगा कि देखो भाई हमको ये गवर्नमेंट से बात करना है, थोड़ा इसका मतलब हमको इतना पैसे की जरूरत है, रोड बनाना है, तो जाइए थोड़ा बात कीजिए गवर्नमेंट से। अब वो जो कमिश्नर रहेगा म्युनिसिपल कमिश्नर, वो जाएगा फिर मतलब बेसिकली जो भी हमारा गवर्नर रहेगा उसके पास, और फिर वहाँ से जो भी बातचीत होगी आगे की पैसा देना है कि नहीं देना है, फिर उसके आगे बातचीत होगी। और उसके बाद अगर मान लो पैसा मिल जाता है तो वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर रहेगा वो दे देगा मेयर को, फिर मेयर जो रहेगा वो दे देगा मतलब नगर सेवक लोग को, फिर नगर सेवक का मन करेगा तो उन लोग बनाएंगे रोड, नहीं मन करेगा तो जेब में डालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। उसके बाद देखो एक लास्ट चीज होती है जो होती है कमिटीज ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी क्या कि
तो देखो कि म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशंस होती है वहाँ पर काफ़ी सारी कमिटीज़ भी होती है। मतलब कमिटीज़ मतलब एक तरह से कह सकते हो अलग अलग काम करवाने के लिए कि भाई ये कमेटी जो है ये काम करेगी, इसका ध्यान रखेगी, ये कमेटी इसका ध्यान रखेगी, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना है, तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कमिटीज़ रहती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए, जैसे स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब वो कमेटी जहाँ पर चर्चा की जाती है किसी भी मतलब डिसीजन लेने के लिए कि भाई मेरे को आगे क्या करना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं दंगे फसाद हो जाते तो उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो। वैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है, बेसिकली ऐसे टाउन प्लानिंग कमेटी, ऐसे अलग अलग कमिटीज़ बैठाई जाती है कि भैया हमको आगे क्या करना है, रोड बनाना है, डेवलपमेंट करना है। उसको एजुकेशन कमेटी होती है कि बच्चों के लिए स्कूल खोलना है, सरकारी स्कूल खोलना है, इंग्लिश मीडियम खोलना है कि हिंदी मीडियम खोलना है, बच्चे लोग को क्या क्या फ्री में देना है, कब का खाना देना है। वुमेंस के लिए भी कमेटी बैठाई जाती है कि औरतों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब ऐसे अलग अलग कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारा बेसिकली ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, देखो पहली बात तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि ये जो हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंदर आती है, 11वीं में आती है या फिर 12वीं में आती है या फिर 10वीं में आती है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये जो बेसिकली अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसके बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर बताया गया है। ओके, तो आपको बताना है, मैंने आपको 4th चैप्टर जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर बताया था आपको, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो देखो अब ये जो बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है जिसके अंदर बताया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि जितने भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी उनको क्या क्या काम करने होते हैं। ठीक है, मतलब उनके क्या क्या टास्क होते हैं, कुछ 18 मतलब ऐसे टास्क बताए गए कि हाँ भाई ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ये काम उनको करना रहेगा, इसको साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, एजुकेशन के बारे में देखना होगा, रोड कुछ ख़राब होगा कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। ऐसे मतलब टास्क जितने भी काम रहते हैं किस चीज़ में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना टांग अड़ा सकती है, क्या क्या चीज़ों पे वो ध्यान देगी और कौन सी चीज़ें जो रहेगी जो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया था। तो वैसे ही देखो अब ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है इनके कुछ टास्क होते हैं, इनके कुछ काम होते हैं जिनको करना होता है। यानी क्या कि अगर कोई आदमी है मेयर बन गया या फिर नगर सेवक बन गया है तो इनकी वो जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को करे और बेसिकली एक तरह से ऑब्लिगेशन रहती है। ऑब्लिगेटरी टास्क फंक्शन मतलब बेसिकली वो काम होता है जो आपको करना ही होता है हर हालत में। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन और एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। अगर रोड टूट गया या फिर ख़राब हो गया तो नहीं डांबर डालकर बना देते रोड को, तो वो उनका काम रहता है। ठीक है, उनके लिए आपको भीख मांगने की उनकी ज़रूरत नहीं है, साफ थोड़ा रोड बना दीजिए, देखो कितना प्रॉब्लम आ रहा है, उनका वो काम है। ठीक है, तो ये पहले बात ये काम रहता है। वैसे सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, पानी का सप्लाई ढंग से हो कि नहीं, पीने वाला पानी जो रहता है ना वो वाला। स्ट्रीट लाइटिंग एंड रिमूवल ऑफ गार्बेज, नहीं गाड़ी वाला आता है घर से कचरा निकालने के लिए, तो मतलब आता है ना तो घंटा गाड़ी, तो वो टाइम पे आना चाहिए कचरा उठाने के लिए। लाइट जो स्ट्रीट लाइट रहता है ना, बाहर लाइट लगा रहता है रात को जलने के लिए, तो वो वाला उसके ऊपर भी उनको लगाना रहता है। ठीक है, मतलब ये सारे उनके टास्क रहते हैं जो उनको करने रहते हैं, ऑब्लिगेटरी टास्क। वैसे ही और भी काफ़ी सारे टास्क रहते हैं जैसे सैनिटरी एंड हेल्थ केयर के ऊपर जो रहता है ना, धुआं मारने वाला था मतलब मच्छर मारने के लिए। ठीक है, मतलब कि लोगों को मच्छर ना काटे, डेंगू वेंगू ना हो जाए। या फिर देखो कि कोरोना के टाइम पे कई वैक्सीन दे रहे थे। ठीक है, तो वैक्सीन दे रहे थे तो वो किस लिए दे रहे थे, ताकि आपको मतलब हेल्थ ठीक रहे, आपको कोरोना हो ना जाए। ठीक है, तो उस तरह से बेसिकली सैनिटाइजेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर जितने भी यहाँ पर दिए गए ये सारे ऑब्लिगेटरी टास्क होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे की जितनी भी चीज़ें दी गई है। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी टास्क होते हैं जो ऑब्लिगेटरी नहीं होते, मतलब क्या कि ऐसे टास्क होते हैं जो आपको करने चाहिए। आप अगर नगर सेवक हो तो अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, बहुत लोग खुश हो जाएंगे आपसे, लेकिन आप नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो ही काम। ठीक है, तो इसको ऐसे जो काम होते हैं उसको हम डिस्क्रेशनरी फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर कौन से फंक्शन आते हैं, तो सबसे पहला होता है कंडक्टिंग सर्वे। इसका मतलब होता है कि मतलब लोगों से जा के हम पूछेंगे कि भैया बताओ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके घर पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, और अगर कोई तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट फिर उसका सोल्यूशन करेगी। तो मतलब ऐसे सर्वे लेने का कि सबको कोई प्रॉब्लम तो हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये सर्वे लेने का अगर आप चाहते हो करो तो नहीं करो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूजियम, लाइब्रेरी, पब्लिक पार्क एंड गार्डन। मतलब ऐसे कोई नहीं रहता, सरकारी लाइब्रेरी बना देते या फिर गार्डन बना देते तो ये मतलब अच्छा है, बना देना चाहिए, लोगों को उसकी मदद होगी कि अब मान लो कोई बच्चा है, उसको लाइब्रेरी अगर मान लो फ्री में रहेगा तो वहाँ पे जाकर वो पढ़ सकता है कुछ किताबें। ठीक है, तो बन जाती है तो ठीक है, लाइब्रेरी में बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बनाते तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के पढ़ लेंगे और क्या। तो मतलब ये ऑब्लिगेटरी टास्क नहीं होते। वैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑर्फेंस, जो बच्चे मतलब अनाथ आश्रम रहते हैं ना, जो गरीब बच्चे होते हैं, या फिर देखोगे आप रोड पे कितने सारे बच्चे रहते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम अनाथ आश्रम बनाए जहाँ पर वो पढ़ लिख सके और रह सके।
ऐसे ही कुछ औरतें भी होती है जिनके साथ मान लो उसके घर वाले निकाल देते हैं या फिर पागल हो जाती है, तो ऐसे औरतों के लिए भी हम रेस्क्यू होम बना सकते हैं जिनके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर वो मतलब बेसिकली उनको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई भी औरतों के साथ कुछ गलत हो रहा रहता है तो उनके लिए रेस्क्यू होम बनाने के लिए। तो ये सारे काम रहते हैं कुछ जो ऑब्लिगेटरी नहीं रहते लेकिन आपको करने चाहिए समाज सेवा के लिए, लोगों को भलाई के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मे भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है, बेसिकली टाइप जो होता है लोकल गवर्नमेंट का, वो होता है मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वो होता है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। अब ये जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है ये छोटे शहरों के लिए होता है, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ा बड़ा शहर नहीं रहता, मुंबई दिल्ली जितना बड़े बड़े शहर नहीं रहते, छोटे मोटे शहर रहते हैं यहाँ पर आते हैं। तो अब क्योंकि ये छोटे मोटे शहर रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती, बट क्योंकि ये शहर से ही रिलेटेड रहता है इसीलिए ये बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह ही सेम टू सेम रहता है, इसके अंदर ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, ये भी उसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल काउंसिल किस तरह से काम करता है, तो देखो बेसिकली ये काम कैसे करता है म्युनिसिपल काउंसिल। ये बेसिकली इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें रहती है, इसके अंदर भी एक काउंसिल मेंबर होता है, जैसे नगर सेवक होता है ना वैसे ही इसके अंदर भी होता है काउंसिल मेंबर जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर बस फ़र्क इतना रहता है कि देखो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको दिखेगा कि किसी भी प्रकार की सीट को रिजर्व नहीं किया जाता है किसी के लिए भी, कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो तो आप बन जाओगे वहाँ के नगर सेवक या फिर मेयर, और अगर आप नहीं जीत पाते हो तो आप नहीं बन पाओगे। लेकिन देखो अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ सीटें जो है वो रिजर्व की जाती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे मान लो आप पेपर देने जाते हो, कैसे अगर मान लो आपको 85% आता है और आप छोटी कास्ट के हो, SC वाले हो या फिर ST के हो, तो आपको कम परसेंटेज के बावजूद भी आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी होता है, यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन मिल जाती है म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर भी, मतलब काउंसिल मेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर किसको कितनी रिजर्वेशन मिलती है, तो देखो जो SC ST वाले होते हैं उनको कुछ रिजर्वेशन मिलती है, कुछ कितना है तो यह तो बताया नहीं गया, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ सीटें जो है वो SC ST को भी मिल जाती है। उसके बाद जो बेसिकली जो वुमेन्स होती है, औरतें जो होती है, उनके लिए खास करके 1/3 जो रिजर्वेशन है वो की जाती है, मतलब 33% रिजर्वेशन जो है एक, मतलब बेसिकली मान लो 100 सीटें हैं तो 100 में से मान लो जो 30 सीटें हैं, 33 सीटें जो है वो औरतों के लिए रिजर्व की जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है 27% जो सीटें हैं वो OBC जो कास्ट वाले होते हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट वाले होते हैं, उनके लिए उतनी सीटें रिजर्व की जाती है। एक तरह से कह सकते हो ज़्यादातर जो सीटें हैं मतलब 10-12% ही बचेगा जो जनरल वालों के लिए रहेगा। तो मतलब देखो ज़्यादातर इसमें सीटें जो रहती है वो लोगों में रिजर्वेशन में ही बांट दी जाती है, तो 27% OBC वालों के लिए रिजर्व की जाती है, ओके। अब यहाँ पर भी वही चीज़ रहता है, यहाँ पर भी जो अगर मान लो जैसे नगर सेवक रहता है तो वो कैसे 5 साल के रहता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, वैसे यहाँ पर भी जो म्युनिसिपल काउंसिल मेंबर्स होते हैं इनका भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है। ये भी वैसे ही रहता है कि जैसे छोटे छोटे नगरों में डिवाइडेड रहता है तो ये भी वैसी तरह से डिवाइडेड रहते हैं, ओके। अब इसके अंदर भी वही होता है जैसे कि अब जितने भी नगर सेवक रहते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कि वो सब मिलकर इलेक्शन करते थे और एक मेयर को चुनते थे, वैसे यहाँ पर जितने भी काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो सब इलेक्शन करते हैं और एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, कल को अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है या फिर वो रिजाइन मार देता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके एब्सेंस पे वाइस प्रेसिडेंट उसका काम कर सकता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, मैंने आपको बताया नहीं कि मेयर जो होता है और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका बेसिकली टेन्यूर कितना रहता है। जैसे आप कोई नगर सेवक हो तो हर 5 साल का उसका टेन्यूर रहता है, 5 साल बाद काम करेगा तो उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाएगा हर 5 साल में। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो बेसिकली हमारा जो मेयर है उनका जो बेसिकली टेन्यूर रहता है वो 2.5 साल का रहता है, हर 2.5 साल में उनका इलेक्शन होता है, ठीक है, 2.5 साल का। तो ये जो प्रेसिडेंट है इसके अंदर म्युनिसिपल काउंसिल का, इनका भी 2.5 साल का ही होता है, मतलब बेसिकली टेन्यूर। और वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लो कल को कुछ हो जाता है प्रेसिडेंट को या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट का काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कमिटीज़। अब देखो इसके अंदर भी काफ़ी सारी कमिटीज़ बैठाई जाती है, अलग अलग कमिटीज़ रहती है जो अलग अलग काम करती है। जैसे कि एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और 6 होती है सब्जेक्टिव कमिटीज़, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी वही कमेटी जो चर्चा करती रहती है किसी भी डिसीजन से रिलेटेड, और सब्जेक्टिव कमेटीज मतलब अलग अलग किसी टॉपिक से रिलेटेड कमिटीज़ बनाई गई है, कि जैसे पब्लिक वर्क कमेटी की मतलब लोगों के कुछ काम वाम करना है, ठीक है, लोगों के लिए जो जो काम जैसे गार्डन बना रहता है और कुछ काम रहता है तो वो वाली कमेटी की भैया उसके ऊपर ध्यान दो तुम लोगों के काम करने के लिए। बाथरूम बनाना नहीं, शौचालय रहता है तो वो बनाने के लिए काम करो। उसके बाद होता है एजुकेशन कमेटी, भैया गरीब बच्चे के लिए फ्री वाला जो सरकारी स्कूल रहता है वो बनाओ। उसके बाद होता है सैनिटाइजेशन कमेटी, कि मतलब जो रहता है ना साफ़ सफाई के लिए धुआं मारने वाला आता है, मतलब मशीन रहता है बड़ा
सा धुआं मारता है। तो ऐसी सैनिटाइजेशन कमेटी रहती है जो साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, गटर साफ़ करना, वो सारी चीज़ें। उसके बाद होता है वाटर सप्लाई कमेटी, पानी ढंग से आना चाहिए पीने वाला, उसकी कमेटी रहती है कि भैया कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये कमेटी उसका ध्यान रखेगी। उसके बाद होता है प्लानिंग एंड डेवलपिंग कमेटी, मतलब ये जो कमेटी होती है ये डेवलपमेंट का सोचती है कि भैया कहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, कि इधर कौन सा डैम बनाएंगे या फिर रोड बनाएंगे, अच्छा वाला रोड बनाएंगे। मतलब डेवलपमेंट का एक तरह से कह सकते हो कि भैया हमारा नगर का या फिर हमारे एरिया का किस तरह से डेवलपमेंट होगा, उसका ये डेवलपमेंट का काम करती है प्लानिंग एंड डेवलपिंग कमेटी। उसके बाद होता है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये वो कमेटी होती है जो बच्चे और जो औरतें होती है उनके लिए होती है, कि मतलब मान लो कोई गरीब बच्चा है या फिर कोई मान लो रोड पे भिखारी बच्चा है या फिर कोई अनाथ बच्चा है, तो उनके लिए मतलब बेसिकली कुछ करने के लिए कमेटी बैठाई जाती है, कि उनके लिए अनाथ आश्रम बना देना, उनके लिए रेस्क्यू होम बना देना। तो वो सारे काम ये मतलब कमेटीज़ करती है। सो देखोगे तो ये जो म्यूनसिपल काउंसिल होता है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरह, मतलब उसी की तरह काम करता है। बस फर्क इतना रहता है वो बड़े लेवल पे रहता है, वो बड़े बड़े शहरों को संभालता है, तो ये छोटे छोटे शहरों को संभालता है। इसके बाद देखो अब जो तीसरा टाइप होता है वो होता है नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या होता है, तो बेसिकली ये वो एरियाज को संभालने वाले लोकल गवर्नमेंट होती है, जहाँ जो बेसिकली एरिया वो होते हैं जहाँ पर अभी टोटली शहर नहीं बना है, अभी धीरे धीरे शहर बन रहा है वो इलाका, ठीक है। तो अभी ना ही वो शहर में आता है ना ही वो एक तरह से कह सकते हो गाँव में आता है। तो ऐसे जो एरिया रहता है उनको संभालने के लिए होता है नगर पंचायत। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर नगर पंचायत स्टार्टिंग में नहीं डाला गया था, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ पंचायत डाल दिया गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हो पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट डाल दी गई थी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। पहले ये नहीं था नगर पंचायत। अब क्यों नहीं था, तो देखो बेसिकली अब देखो, अब मान लो कि अगर कोई शहरी इलाका, अब जैसे मुंबई है, ठीक है, मुंबई या फिर कोई भी ऐसा इलाका है जो पूरा शहर वाला है, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि भैया वहाँ पर म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो रहेगी, मतलब जो शहर में जो लोकल गवर्नमेंट रहती है म्यूनसिपल गवर्नमेंट, वो वहाँ पर राज करेगी, ठीक है। वहाँ पर उस हिसाब से नगर का इलेक्शन होगा, नगर सेवक का इलेक्शन होगा, मेयर का इलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर कोई इलाका है जो पूरा का पूरा गाँव इलाका है, तो वहाँ पर जो इलेक्शन होंगे वो पंचायत का इलेक्शन होगा, कि बेसिकली वहाँ पर मुखिया का इलेक्शन होगा, सरपंच का इलेक्शन होगा, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होगा। तो मतलब उस टाइप से इलेक्शन होगा वहाँ पर, अगर कोई इलाका पूरा का पूरा गांव है। लेकिन अगर कोई इलाका जो है वो गांव भी नहीं है और पूरा का पूरा शहर भी नहीं है, तो ऐसी जगह पर किस तरीके का इलेक्शन होगा बताओ। समझ ही नहीं आता था पहले के टाइम पर कि अगर मान लो कोई एरिया है जो ना ही अभी पूरा शहर है ना ही पूरा गाँव है, तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता था वहाँ पर इलेक्शन किस चीज़ का करवाए, वहाँ पर पंचायत का इलेक्शन करवाए या फिर मतलब म्यूनसिपल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाए, कि वहाँ पर नगर सेवक आएगा कि वहाँ पर सरपंच आएगा। जिसकी वजह से वहाँ पर बेसिकली टाइम पर इलेक्शन नहीं हो पाते थे, एक ही आदमी काफ़ी साल लंबे समय तक रह जाता था, वहाँ पर ढंग से गवर्नमेंट भी कुछ इंटरफेयर नहीं कर पाती, उनको पता ही नहीं चलता था भैया ये है कहाँ पे, ये कौन सा एरिया का नाम ले रही है, कोई छोटा मोटा एरिया, क्योंकि ये ऐसे एरिया रहते थे। तो गवर्नमेंट फिर उनको पैसे भी नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली बैकवर्ड भी रहता था, तो काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम आती थी ऐसे एरियाज़ को। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 74th अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, ठीक है। 1992 में 74th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर ये नगर पंचायत जो है ये डाला गया था हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। कि मतलब अब से क्या 3 टाइप्स के बेसिकली पंचायत हो, मतलब बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स होगी अर्बन एरिया में, कि मतलब सबसे पहला होगा हमारा वही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल, उसके बाद होगा नगर पंचायत। ये 3 टाइप्स के होंगे। तो बेसिकली यही सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से 74th अमेंडमेंट किया गया था। अब 74th अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, बट मेनली फोकस इसी चीज़ के ऊपर किया गया था कि मतलब क्या कि अब से हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो 3 टाइप्स की होगी। सबसे पहले तो यही होगी म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, उसके बाद नगर पंचायत, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी उसको अमेंडमेंट के अंदर, जैसे कि जो हमारा म्यूनसिपैलिटी होगा, बेसिकली म्यूनसिपैलिटी हम म्यूनसिपल काउंसिल भी उसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी को। तो ये जो म्यूनसिपैलिटी होगी यानी म्यूनसिपल काउंसिल जो होगी, इनको हम थोड़ी ज़्यादा पावर देंगे, ठीक है। इनको क्यों पावर देंगे ज़्यादा, तो बेसिकली देखो ये जो म्यूनसिपल काउंसिल होंगे ये एक तरीके का जिला की तरह काम करेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करेंगे। यानी क्या कि जितने भी ऐसे छोटे छोटे जो नगर पंचायत रहेंगे, इनको मान लो पैसे चाहिए तो ये पहुँचेंगे, ये मतलब म्यूनसिपल काउंसिल के पास में, भैया हमको पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा पैसे के इस्तेमाल मतलब थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा मदद कर दो। अब ये जो म्यूनसिपल काउंसिल वाले रहेंगे ये पहुँचेंगे बेसिकली हमारा
हमारा जो बेसिकली रहते हैं ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, उनके पास पहुंचेंगे बीएमसी जो है, और फिर वो गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे, भैया देखो इनको ये कुछ जरूरत है, इनको मदद कर दो। तो मतलब एक तरीके से देखोगे तो ये जो नगर पंचायत वाले रहेंगे वो मदद ले पाएंगे म्यूनसिपल काउंसिल वाले से, और फिर वो आगे मदद कर पाएंगे इनको फाइनेंशियली। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल पावर बढ़ाने के लिए जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ये मतलब ये प्रोविज़न लाया गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बेसिकली इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाया गया था वो ये था कि जितने भी वीकर सेक्शन वाले रहेंगे, मतलब जैसे कि अब कोई छोटी कास्ट का एससी वाले एसटी वाले हैं, या फिर वुमेन्स जो है, औरतें जो है, उनके लिए हम कुछ रिजर्वेशन शीट कर देंगे म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एससी एसटी वालों के लिए, वुमेन्स के लिए, ओबीसी वालों के लिए हमने कितने सारे रिजर्वेशन किए म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर। तो वही म्यूनसिपैलिटीज म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर हम कुछ रिजर्वेशन करेंगे जो वीकर वाले और जो वुमेन्स है उनके लिए। उसके बाद रेगुलर एंड फेयर कंडक्ट ऑफ म्यूनसिपल इलेक्शन, जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, या फिर जो 2.5 साल के जो मेयर या फिर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनके हम हर समय में इलेक्शन होते जाएगा हर मतलब एक रेगुलर टाइम पे जितना भी टाइम टेन्यूर रहेगा उस हिसाब से हर बार इलेक्शंस होंगे, ठीक है, बीच बीच में रुकेगा नहीं वो इलेक्शन। ये मतलब चौथा इसके अंदर चेंज लाया गया था। उसके बाद 5वां ये किया गया था कि बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ का गठन कर दिया गया कि वार्ड कमेटी बैठा दो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मतलब एक कमेटी रहेगी जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा उसका ध्यान रखेगी, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ऐसे नगर पंचायत रहेंगे, छोटे छोटे जो नगर रहेंगे जहाँ पर अभी उतना शहर भी नहीं है उतना गाँव भी नहीं है, तो ऐसे एरिया का वो ध्यान रखेगी और वहाँ पर डेवलपमेंट का ध्यान रखेगी, वहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प करेगी, तो वो सारी चीज़ें करेगी। जैसे अलग अलग मतलब कमिटीज़ बैठाने का सोचा गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब 5 बोल सकते हो अमेंडमेंट के अंदर 5 चीज़ें की गई थी, ये 5 चीज़ें, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इसका याद रख लेना है। अब देखो कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये जो नगर पंचायत होता है इसके अंदर कौन होता है हेड, जैसा आप देखोगे तो जैसे म्यूनसिपल काउंसिल है तो उसके अंदर मेयर होता है, और जो अगर म्यूनसिपल काउंसिल नहीं बेसिकली म्यूनसिपल काउंसिल जो होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर होता है। तो वैसे नगर पंचायत जो होता है यहाँ पर होता है चेयरमैन, ठीक है, यहाँ पर चेयरमैन होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा 74th अमेंडमेंट किया गया था ये काफ़ी सारे राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया, मतलब मान लिया कि चलो भैया ये ठीक ठाक है कि 3 टाइप का हम लोग रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सब जैसा महाराष्ट्र ही है तो महाराष्ट्र के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब कुछ एरिया है जो बहुत ज़्यादा शहरी है, कुछ एरिया थोड़े बहुत शहरी है, और कुछ एरिया ऐसे कि अभी आधे अधूरे शहरी है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे और ख़ास करके जो नॉर्थ वाले जितने भी थे उन लोगों ने बेसिकली ये जो 74th अमेंडमेंट था उन्होंने अपने जो पुराने लॉ चल रहे थे अर्बन लोकल गवर्नमेंट से उसको चेंज करके ये नया जो प्रोविज़न है वो ला दिया था अमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन काफ़ी सारे साउथ वालों ने नहीं किया, और जो आसाम में थे बेसिकली जो आसाम एरिया जो है हमारा एकदम वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर भी ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर भी नहीं उतना माना, ठीक है। तो देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने माना था, कुछ लोगों ने नहीं भी माना था इस 74th अमेंडमेंट को। ओके, तो मेनली देखोगे क्योंकि देखो इसका जो इलेक्शन रहता है लोकल गवर्नमेंट का ये स्टेट को ही करना रहता है, इसलिए इसको स्टेट पे ही छोड़ दिया गया कि जिस स्टेट को ये 74th अमेंडमेंट के हिसाब से चलना है वो चलेगा, जिसको नहीं चलना वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब उनके ऊपर ही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही। ओके, तो यहाँ तक आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो बेसिकली ये जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये बेसिकली अब ये किस प्रकार का है, तो इसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। जो गाँव के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं पंचायती राज, ठीक है। अब देखोगे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पर गांधी जी और जो अम्बेडकर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि भैया हम गांधी जी बोल रहे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है पूरा गांव इलाका है, क्योंकि देखो 60% जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं, तो इसलिए 60 नहीं कह सकते हो 70% लोग जो है वो गांव के अंदर थे। अब थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, पहले के टाइम बता रहा हूँ, उस टाइम में तो और ज़्यादा लोग गाँव में रहते थे, तो इसलिए गाँव के अंदर पंचायत रहना ज़रूरी है। और अम्बेडकर बोलते थे पंचायत नहीं रहना चाहिए, पंचायत वाले जो रहते हैं सरपंच मुखिया ब्लॉक वाले जो रहते हैं वो सब पैसा लूट के खा लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए पंचायत बनाकर फ़ायदा नहीं है, सब तो पैसा उन लोग ही लूट लेंगे। इसलिए अम्बेडकर बोलते थे पंचायत नहीं बनाना चाहिए, और गांधी जी बोलते थे पंचायत बनाना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती थी, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत डाल दिया गया, ठीक है। तो हमारा जो शेड्यूल नंबर बेसिकली जो आपको बताना है पेपर मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन पूछा तो बता ही दूंगा, तो फिर आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो आपको ये भी बताना है कि रूरल बेसिकली जो पंचायती राज है ये कौन से शेड्यूल के अंदर है, ठीक है।
तो बेसिकली देखो अब ये जो हमारा शेड्यूल नंबर जो भी है पंचायत का मेरे आपको बताना है, तो वो जो शेड्यूल है उसके अंदर डाल दिया पंचायत के बारे में कि भैया देखो ये पंचायत रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में आर्टिकल्स भी बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे आर्टिकल नंबर 243 है हमारा। आर्टिकल नंबर 243 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ही है, ठीक है, पंचायत के ऊपर है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट के ऊपर ही आर्टिकल 243 है, ठीक है। आर्टिकल 243 का ABCD है, पूरा ABCD से लेकर आगे तक है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो उसके अंदर 26 की उससे ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ABCD है उसके अंदर टोटल। तो आर्टिकल 243 का ABCD उसके आगे जितने भी आर्टिकल्स है वो उसके ऊपर मतलब लोकल गवर्नमेंट के बारे में ही बात की गई है। तो देखो अब बेसिकली ये जो पंचायत राज है इसको लागू किस प्रकार से किया गया था। तो देखो जब 1952 में हमारे जो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बेसिकली कह सकते हो कार्यक्रम जो था उसको चालू किया था, जिसका नाम था कुछ ऐसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब ये जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसको चालू किया गया था। बेसिकली इसके अंदर था क्या, तो इसके अंदर लोकल कुछ गवर्नमेंट बनाई गई थी कुछ एरिया में, छोटे मोटे एरिया में, मतलब देखने के लिए भैया ये काम करता है कि नहीं करता है पंचायत राज, ठीक है। तो बेसिकली उस छोटे मोटे एरिया में वहाँ के कुछ लोगों को मतलब वहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट दे दी गई। तो 1952 में ये बेसिकली ये पहली जो कार्यक्रम है इसको चालू किया गया था, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब क्योंकि देखो पंडित जवाहर जो थे उन्होंने देखा कि ये जो 1952 में मतलब इन्होंने जो कार्यक्रम चालू किया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, लोकल गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट हो पा रहा था, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से बता पा रही थी, उनको फंडिंग भी दे पा रही थी, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जा रहा था। तो उनको लग रहा था अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम मैंने चालू किया है, एक काम करता हूँ इसको पूरे कंट्री में चालू कर देता हूँ, मतलब ये तो अभी छोटे मोटे एरिया में चालू किया हूँ, इसको राष्ट्र में पूरे देश में ये मतलब लागू कर देता हूँ पंचायत राज को, ठीक है। तो इसलिए फिर 1953 में उन्होंने राष्ट्रीय विस्तार सेवा चालू कर दी, ठीक है, बेसिकली वही कार्यक्रम है, बस इसको राष्ट्र पूरे एक नेशनल लेवल पे चालू कर दिया गया था। अब देखो जब 1953 में से चालू किया गया तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि देखो हर एक जो गांव है वो एक जैसा नहीं रहता, वहाँ पर प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती है। कुछ गांव रहते हैं जहाँ पर एकदम सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पर पानी की कमी रहती है, कुछ गांव रहते हैं बाढ़ में डूबे रहते हैं, कुछ गांव रहते हैं जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ गांव रहते हैं वहाँ पर मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ गाँव रहते हैं वहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा रहता है, कुछ गाँव रहते हैं वहाँ पर बंजर इलाका ज़्यादा रहता है, मतलब अलग अलग इलाके रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है गाँव की, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि मतलब किसका क्या क्या सोल्यूशन रहेगा समझाने के लिए। तो इसीलिए 1957 में बेसिकली 1957 में एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम बेसिकली क्या था, तो उसका नाम था बेसिकली उस कमेटी का बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। अब ये जो BRM कमेटी जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, इसको बैठाया गया और कहा गया कि आप लोग क्या करो, बेसिकली ये पता करो कि मतलब अब हमको क्योंकि पंचायत राज लागू कर रहे हैं पूरे देश में, तो इसीलिए आप कुछ ऐसा हल ढूंढो कि मतलब हम पूरे देश के अंदर ये पंचायत राज जो है, पंचायती राज जो है इसको लागू कर सके, ठीक है, पंचायत को लागू कर सके। तो इसके लिए बेसिकली इन्होंने ये कमेटी बैठा दी 1957 में। बेसिकली कमेटी का नाम क्या था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो ये जो कमेटी थी में लिया, ठीक है। तो 2 साल बाद 1959 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी कि देखो अब इस तरह से हमारा भारत में मतलब हमारे देश के अंदर पंचायत राज रहना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से रहेगा तो सारी चीज़ें मस्त चलेगी, ओके। अब उस रिपोर्ट में क्या था, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो पंचायत राज जो है बेसिकली पंचायत जो है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 हिस्से कैसे, जैसे अर्बन एरिया में नहीं 3 हिस्से, वैसे ही इसके अंदर भी रहता है। इसके अंदर कैसे देखो, सबसे पहला था जिला परिषद। जिला परिषद बेसिकली वो कि जो जिला का जो प्रमुख रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट जो रहता है, तो वो जिला परिषद जो रहेगा वो पूरे जिला को कंट्रोल करेगा। उसके बाद उसके अंदर आएगा ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। अब ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, देखो आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखो हर एक जो गांव होता है वहाँ पर देखो अलग, आपको मालूम होगा गांव के अंदर एक सरपंच होता है, ठीक है। तो देखो हर एक जो गांव का सरपंच होता है बेसिकली उस गांव को कंट्रोल करता है। तो उस पूरे जो बेसिकली गवर्नमेंट होती है, जो सरपंच के अंडर में जो गवर्नमेंट होती है उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्राम एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो एक पर्टिकुलर विलेज तक ही रहता है, ओके। अब देखो हर एक एरिया में बहुत सारे विलेज होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, जैसे बहुत सारे नगर नहीं होते वैसे बहुत सारे गांव भी होते हैं मतलब गाँव विलेज एरिया में। तो ऐसे मान लो 100 गाँव है, ठीक है। अब 100 गाँव को मिलाकर बोला जाता है एक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक बोला जाता है गाँव में। आपको में भी नहीं मालूम होगा, आप अगर शहर में रहते होंगे तो उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बोला जाता है। अब उस ब्लॉक के अंदर देखोगे तो देखो हर एक गाँव का मुखिया
होता है, मतलब सरपंच होता है। अब वो जो सरपंच रहता है, जो भी प्रॉब्लम रहती है उस ब्लॉक के प्रमुख को बोलता है। मतलब पूरे 100 गांव है तो 100 गांव का मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाता है। अब उस ब्लॉक का एक मतलब हेड होता है, ठीक है, एक मतलब बोल सकते हो हेड होता है ब्लॉक का, ब्लॉक प्रमुख जिसे बोलते हैं। तो जितने भी सरपंच लोग रहते हैं वो जाते हैं ब्लॉक प्रमुख के पास में, जो भी प्रॉब्लम रहती है ब्लॉक प्रमुख को बता देते हैं कि देखो हमको ये प्रॉब्लम है। अब होता क्या, ये जो ब्लॉक प्रमुख रहेगा वह जिला परिषद के पास में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाले रहेंगे उनके पास जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, देखो अब ऐसे जो ब्लॉक होते हैं जिला के अंदर बहुत सारे रहते हैं। अब मान लो जैसे 100 गांव है तो 100 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो जो जितने भी ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, मान लो 10-20 आ गए, 10 मान लो 4-5 ब्लॉक प्रमुख आ गए, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक प्रमुख रहेंगे वो चले जाएंगे बताने के लिए, देखो ये हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ प्रॉब्लम है, आप ये जाकर ये जो जिला परिषद को बता देंगे, देखो ये प्रॉब्लम है। अब वो जो रहेगा वो जाएगा गवर्नमेंट से बात करने के लिए और फिर उस हिसाब से सॉल्यूशन देगा। पैसा चाहिए रहेगा तो पैसा देगा, या फिर कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो देगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बलवंत राय, बेसिकली बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी यही किया था। मतलब बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले था ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे रहेगा, उसके बाद बेसिकली ब्लॉक लेवल पे बना दिया गया। उसके बाद तीसरा जो था वो जिला परिषद, मतलब जिला लेवल पे बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो बेसिकली ये 1959 में ये कमेटी बन गई, रिपोर्ट इनका आ गया था। और इसको लागू कब से किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 से लागू किया गया था, ठीक है। अब 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था, तो देखो बेसिकली इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। 2 अक्टूबर को इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो गांधी जी का जयंती है, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है। और क्योंकि गांधी जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे रूरल गवर्नमेंट के, कि भैया पंचायत होना चाहिए, इसलिए उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को बेसिकली ये पंचायत जो है उसको लागू कर दिया गया था। और सबसे पहला जो राज्य था, बेसिकली स्टेट जो था जहाँ पर ये लागू किया गया था ये पंचायती राज, तो वो था राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। ओके, तो मैं भी आपको समझ आ गया हो। उसके बाद भी काफ़ी सारी कहानी है बेसिकली, कि देखो जब कांग्रेस की जो पार्टी एक बार मतलब चेंज हो गई थी, दूसरी मतलब पार्टी आ गई थी, तो 1977 में क्या हुआ था कि फिर वो जो नई पार्टी आई थी उन्होंने ये जो मतलब BRM जो है मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, इसको कैंसिल करके एक दूसरी कमेटी बैठा दी गई थी, अशोक मेहता कमेटी, कि मतलब ये कमेटी के हिसाब से काम होगा। और उस कमेटी ने फिर एक काम, उसने बेसिकली भारत को डिवाइड किया था, कि मतलब क्या जो ब्लॉक वाला जो हिस्सा था उसको हटा दिया था, सीधा ग्राम रहेगा और जिला परिषद रहेगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, वापस से जब कांग्रेस आ गई, तो फिर वापस से जब कांग्रेस आ गई तो ये जो मतलब अशोक मेहता कमेटी थी इसको कैंसिल करके वापस से मतलब यही वाला जो बलवंत राय कमेटी थी इसको लागू कर दिया गया, और अभी भी यही कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर आया था। ओके, तो बेसिकली अब ये पंचायत राज सिस्टम बनाया क्यों गया था, इसका मेन एम क्या था, तो यहाँ पर 4 एम बनाए गए हैं। टू क्रिएट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, मतलब कि रूरल इंडिया जो है हमारा गांव वाला जो इंडिया है, इनको हम अच्छे तरीके से समाज में विकास हो सके, इकोनॉमिकली भी और हर तरीके से भी समाज के अंदर। उसके बाद टू मेक इंडियन विलेज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ गवर्निंग, मतलब हर एक जो इंडिया के अंदर जो गांव होंगे वो खुद को गवर्न कर पाएंगे, हर एक अपने आप को संभाल पाएंगे, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट रहेगी, लोकल गवर्नमेंट अपने आप को ही संभाल लेगी, अपने आसपास लोगों अपने में ही सारा मामला सलटा लेगी, ठीक है। उसके बाद टू सिक्योर अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग रूरल पीपल, के मतलब जैसे मान लो कोई गांव में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अब जैसे मान लो आपको कोई भी तकलीफ है, ठीक है, तो अगर आपको नाली बनाना है या फिर कोई भी तकलीफ है, तो आप कॉन्फिडेंस से जाकर मतलब आराम से जाकर चले जाओगे मुखिया पास कंप्लेन देने के लिए, देखो हमारे इधर का ये नाला भर गया, इसको साफ करवा दीजिए मुखिया जी, या फिर ब्लॉक प्रमुख के पास, किसी के पास भी चले जाओ कंप्लेन करने के लिए, और उस हिसाब से फिर आपका काम भी हो जाएगा। तो बड़ी आराम से आप जा भी सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब अगर मान लो यही चीज़ अगर आपको बोल दिया जाओ प्रेसिडेंट के पास या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाओ बात करके आओ, तो आपकी मतलब एक तरह से अंदर डरने लगोगे, भैया इतने बड़े आदमी के पास कैसे जाऊँ मैं। तो आराम से कोई भी मुखिया के पास चला जाता है, उसको लगता है ये तो अपने ही गाँव का आदमी है, छोटा मोटा पोस्ट है इसका, इसके पास क्या जाने में डर है, ठीक है। तो मतलब लोग चले जाते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है लोकल पीपल का, रूरल पीपल का, कि बात करने में या फिर कोई भी मतलब चीज़ पूछने में। उसके बाद टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रांसलेटिंग टू रूरल पीपल, कि मतलब क्योंकि देखो हर एक एरिया में लोकल गवर्नमेंट रहती है, वो सरकार से पैसे भी लेती है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है वो एजुकेशन भी अच्छे से करा पाती है, काफ़ी सारे सरकारी स्कूल खोल देते हैं जहाँ पर फ्री में बच्चे पढ़ पाते हैं। तो हर चीज़ देखोगे तो समाज के अंदर लोकल गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो इसी फ़ायदे के लिए ही बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट को रूरल एरिया में।
ओके, देखो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, तो वापस से डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला होता है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, उसके बाद होता है पंचायती समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, उसके बाद होता है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होता है। सो देखो सबसे पहला जो है जिला परिषद, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो देखो जो हमारा जिला परिषद है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये देखो यहाँ पर देखो जो जिला परिषद होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, और इसके अंदर जो है बेसिकली इसके अंदर जैसे म्युनिसिपल काउंसिल रहता नहीं है कि उसके अंदर भी कुछ सीटें रहती है लोगों के लिए रिजर्व की जाती है, तो इसके अंदर भी रिजर्व की जाती है कि औरतों के लिए 1/3 जो सीटें रहती है, मतलब 33% सीटें जो है वो रिजर्व की जाती है। और उसके बाद जो रहता है बेसिकली SC ST वाले जो होते हैं, छोटी कास्ट वाले जो होते हैं, उनके लिए कुछ सीटें सर्टेन सीटें जो रहती है वो रिजर्व की जाती है, और OBC वालों के लिए 27% सीटें रिजर्व की जाती है। ओके, मतलब इतनी सीटें रिजर्व की जाती है। अब जिला परिषद के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, तो इसके अंदर होता है एक प्रेसिडेंट जिसका टेन्यूर होता है 2.5 साल का, और उसके साथ होता है एक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और कौन होता है, तो देखो एक होते हैं कमिटी ऑफ द जिला परिषद, यानी जिला परिषद के अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ रहती है। ठीक है, मतलब इन लोग भी अपनी अपनी कमेटी काफ़ी सारे बनाए रहते हैं जो अलग अलग काम के लिए रहते हैं। फाइनेंस कमेटी रहती है, पब्लिक वर्क कमेटी रहती है, एग्रीकल्चर कमेटी रहती है, सोशल वेलफेयर एजुकेशन कमेटी, ऐसे अलग अलग कमेटी बनाई रहती है जो उस हिसाब से अपना अपना काम करती रहती है। ठीक है, कि एजुकेशन कमेटी है तो वो स्कूल खोलेगी, मतलब स्कूल कॉलेज खोलेगी, सरकारी स्कूल, बच्चे लोगों को फ्री में बुक देगी, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी वो। ठीक है, तो अलग अलग कमेटी बनाई गई है। उसके बाद होता है तीसरी जो चीज़ होती है जिला परिषद के अंदर, वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक तरह से कह सकते हो CEO, जो मेन ऑफिसर होता है जो कि पूरे मतलब एक तरह से कह सकते हो जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो करवाने में हेल्प करता है। जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर होता है ना, वैसे ये होता है। और इसके अंदर कौन आता है, तो बेसिकली ये इसके अंदर भी वही लोग आते हैं, IAS ऑफिसर जो रहता है, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है जिसको सिलेक्ट करके लेके आती है, IAS लोग जो रहते हैं उनके वही लोग रहते हैं इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्टेड लोग नहीं रहते, इनका इलेक्शन नहीं होता। इसके अंदर जो लोग आते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका बेसिकली पेपर देके पास हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब पेपर दिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ गया, IAS बन गए, तो इनको बना दिया जाता है जिला परिषद का हेड। ठीक है, हेड बना दिया जाता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है वो होता है पंचायत समिति। ठीक है, अब ये जो पंचायत समिति होते हैं तो ये तालुका लेवल भी बोल सकते हो इसको, और ये ब्लॉक लेवल भी होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप अर्बन एरिया में रहते हो, शहरी इलाके में रहते होंगे, तो आपने सुना होगा कि जैसे आप एड्रेस लिखते होगे तो नहीं लिखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट ये, फिर उसके ऊपर तालुका लिखते होंगे, फिर अपना नगर का नाम लिखते होंगे। तो वैसे ही विलेज का नगर का नाम लिखते हो ना, तो वही तालुका एक तरह से ब्लॉक रहता है कि ब्लॉक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नगर विलेजेस आते हैं। ठीक है, तो गांव के अंदर इसी तरह का रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाता है जिसको तालुका भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली उस तालुका लेवल पे काम होता है पंचायत समिति। अब इसके अंदर कौन कौन होता है, तो इसके अंदर होता है एक चेयरपर्सन। ठीक है, अब ये जो चेयरपर्सन होता है ये बेसिकली मतलब जब उसके अंदर प्रेसिडेंट रहते थे तो उसके अंदर चेयरपर्सन रहते हैं, तो ये उसका मतलब बेसिकली इसको हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं एक टाइप का, कि ब्लॉक प्रमुख इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख, तो ये होता है बेसिकली चेयरपर्सन। और इसके साथ एक डिप्टी चेयरपर्सन भी होता है कि कल को इसको कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बदले में ये काम करेगा, ये डिप्टी चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट उसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव होता है, मेन काम करने वाला होता है। कि ये चेयरपर्सन एक तरह से बोल सकते हो सिर्फ साइन करने का काम करता है, कि अगर कोई परमिशन चाहिए जाओ ब्लॉक प्रमुख के पास जाओ, परमिशन दे दिया, आगे काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो काम काज को देखता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है तो वो काम काज को देखते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ साइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये भी होता है, जो चेयरपर्सन होता है वो सिर्फ साइन करने का काम करता है, और जो मेन काम करना रहता है ब्लॉक प्रमुख का, कि जो जो उसका काम रहता है वो करता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, BDO, तो ये वो करता है। और ये यहाँ पर कौन कौन आता है, तो यहाँ पर भी कोई IAS ऑफिसर आ सकता है, नॉन इलेक्टेड पर्सन, कि मतलब कोई बिना इलेक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। मान लो कोई आदमी पढ़ लिख कर IAS बन गया तो वो आदमी BDO बन सकता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी देखो कितना फायदा, अगर मान लो आप UPSC का एग्जाम देकर IAS ऑफिसर बन जाते हो तो आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकते हो। ठीक है, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब वहाँ के हेड बन सकते हो, CEO या फिर BDO बन सकते हो, तो मतलब रहता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ रहती है। उसके बाद देखो तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत क्या, तो बेसिकली ये विलेज लेवल पे रहता है, कि मतलब अलग अलग विलेज जो होती है। अब इसके अंदर कौन कौन लोग रहते हैं, तो इसके अंदर होता है एक सरपंच। ठीक है, हर 5 साल में इसका इलेक्शन होता है, जैसे नगर सेवक का होता है ना, वैसे इसका भी इलेक्शन होता है हर 5 साल में सरपंच का। ठीक है, अब ये जो सरपंच रहता है इसको ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है गाँव में। अगर मान लो किधर नाला खराब हो गया, रोड बनाना है, लाइट लगाना है, और बच्चे लोगों को स्कूल में मान लो स्कूल खोलना है, जितने भी प्रॉब्लम रहती है उसका सोल्यूशन सरपंच ही देता है। ठीक है,
तो ये एक सरपंच होता है और एक होता है ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं ये अपॉइंटेड पर्सन होता है, मतलब ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ये इलेक्शन की तरफ से नहीं आता। ठीक है, तो ये जो ग्राम सेवक होता है ये सरपंच के सारे कामकाज को देखता रहता है कि भैया सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, उसको रिकॉर्ड कर, एक तरह से कह सकते हो रिकॉर्ड करते रहता है कि भैया क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पहुंचा देता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो ये मतलब एक ग्राम सेवक होता है जो बेसिकली जिला परिषद जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जो रहते हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि देखो भैया ये जो मतलब सरपंच है वो ये काम कर रहा है, और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो ग्राम सेवक जो रहेगा वो बता भी देगा, देखो ये गलत काम कर रहा है, जाओ जाओ जाओ, मतलब इसको कुछ करो, मतलब ये खराब आदमी है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ भी होती है ग्राम पंचायत में जिसको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राम सभा क्या होता है, तो देखो आपने फिल्मों में देखा होगा कि मान लो कोई लड़का लड़की रहता है गाँव के अंदर, उन लोग अपने में कुछ चक्कर चला देते हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं फैमिली में झगड़ा झुगड़ी, ये देखो ये मेरी लड़की लेकर भाग रहा था, तो फिर गांव रहता है, उन लोग गांव में पूरा मतलब ऐसे पंचायत बैठ जाती है, लोग बैठ जाते हैं, सब गांव वाले सब बैठ कर उन लोग मतलब सुनते रहते हैं कि भैया क्या फैसला होगा, तो उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, कि जब बेसिकली जैसे हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो सभा है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन मेंबर रहते हैं, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, एमपी वाले जो भी एमपी लोग रहते हैं, तो उन लोग बैठकर सभा के अंदर बातचीत करते हैं और कोई भी डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन लेते हैं मिलकर। तो वैसे ही जो ग्राम पंचायत जो होता है वहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, जिन लोगों ने वोटिंग की रहती है सरपंच को, तो वो उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वोटिंग की है, जिन लोगों ने वोट दिया है, मतलब वोटिंग की थी, मतलब जो लोग एक तरह से कह सकते हो जितने भी लोग 18 से ऊपर है वो सब के सब जो रहते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो सबकी राय रहती है, सबसे पूछा जाता है बताइए आपका क्या कहना है गांव वालों, फिर सब गांव वाले बोलते हैं बताइए, मतलब सब भाषण रहता है, बातचीत होती रहती है, उसके बाद एक एंड में कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो ले लिया जाता है। ठीक है, तो एक ग्राम सभा रहती है। उसके बाद देखो एक और चीज बताई गई है कि देखो हमारा जो बेसिकली ये जो बेसिकली मतलब हमारा जो ये पंचायत राज है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके डाला गया था 1992 में, जब बेसिकली जब अर्बन एरिया वाला जो बेसिकली म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जब अमेंडमेंट किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992, तो उससे पहला जो अमेंडमेंट था 73rd जो अमेंडमेंट था वो इसी के ऊपर किया गया था, पंचायत राज के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी कि भैया मतलब प्रॉब्लम आ रही है गाँव से रिलेटेड, तो वही सारी चीज़ें कि भैया आप रिजर्वेशन देंगे, हम लोग अब ये करेंगे वो करेंगे, ग्राम सभा होगी, तो वही प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर नया प्रोविजन लाकर अमेंडमेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इतना ही किया गया था। ओके, तो आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं रहती है पेपर के अंदर, उतना पूछता नहीं है कि भैया लिखो अमेंडमेंट काय को किया गया था, आपको बस यहाँ तक भी लिख देते हो, अगर मान लो आप ग्राम सभा तक भी लिख देते हो तो आपको मजे से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वुमेन पॉलिटिक्स। मतलब क्या बेसिकली कि औरतें जो होती है हमारे इंडिया के अंदर वो पॉलिटिक्स के अंदर किस प्रकार की है और कितनी कम क्यों है, वो सारी चीज़ों के बारे में अब बताया जा रहा है। ठीक है, और देखोगे तो देखो हमारा जो इंडिया है वहाँ पर अगर आप देखते हो तो किसी भी चीज़ में औरतें उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ में देख लो, सच्चाई है, रियलिटी है, औरतें उतना ज़्यादा आगे नहीं है। ठीक है, गिने चुने चीज़ों में आगे रहेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है बेसिकली, तो देखो रीज़न ये है कि जो भी लड़कियां रहती है तो उनके घर वाले पहली बात तो देखो उतना घर से बाहर निकलने देता नहीं है कि भैया जाओ तुम क्रिकेट खेलो या फिर जाओ तुम पॉलिटिक्स में जाओ, किसी भी चीज़ उतना आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, और जो ने भी शहर की लड़कियां रहती है, ज़्यादातर जो शहर की लड़कियां रहती है देखो उनका ज़्यादातर यही शौक रहता है कि भैया मेरे को मॉडलिंग, मेरे को डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है, यही सारे शौक रहते हैं। किसी का भी ये शौक नहीं रहता कि भैया मेरे को जाना है पॉलिटिक्स के अंदर, मेरे को नेता बनना है। देखो किसी भी लड़की के मुँह से कभी आपने सुना नहीं होगा कि भैया मेरे को नेता बनना है, मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है। एक दो लड़कों से आप सुन लोगे भैया मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन किसी भी लड़की से आप उतना नहीं सुनोगे। ठीक है, आईएएस ऑफिसर एक टाइम पे सुन लोगे बट उतना नहीं सुन पाओगे। ठीक है, बहुत कम लड़कियां रहती है जो आईएएस ऑफिसर वो सारी चीज़ें बोलती है, क्योंकि वो उसमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, और ज़्यादातर लड़कियां जो रहती है वो फैशन वो सारी चीज़ों में ध्यान ज़्यादा देती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो औरतें हैं पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और अभी करेंटली में ही जो बेसिकली लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, 16th जो इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर देखा गया कि टोटल जो बेसिकली मेंबर्स थे लोकसभा के अंदर, उसमें से सिर्फ 11% ही जो मेंबर्स थे वो लड़कियाँ थी। ठीक है, औरतें थी, और बाकी के 89% जो बेसिकली मेंबर्स थे वो लड़के थे। तो देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे तो देखो पिछली बार से ज़्यादा ही, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था मतलब इससे 15th जब
जब इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पर 10.7% था, तो अभी 0.3% थोड़ा बढ़ गया, तो ठीक ही ठाक है। तो अभी मतलब पहले से बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लोग जो है वो जा रहे हैं, उसके अंदर भी औरतें भी पॉलिटिक्स के अंदर जा रही है, ओके। तो देखो अब ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। पहले अगर स्टार्टिंग में देखोगे ना, जब स्टार्टिंग जब 90s के टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर देखोगे तो औरतें देखोगे तो पॉलिटिक्स में नाम मात्रा की थी, एक दो गिनी चुनी बहुत कम रहती थी, ठीक है। 0 पॉइंट मतलब परसेंट में दिखाई नहीं देगी, बहुत ज़्यादा ही कम रहती थी, ठीक है। बट जब 73rd अमेंडमेंट हमने एक्ट जो है वो पास कर दिया लोकसभा के अंदर, बेसिकली इसके अंदर यही ना हम लोग किया था कि औरतों के लिए अब हम रिजर्वेशन सीट रखेंगे, पंचायत के अंदर भी रखेंगे, हम लोग मतलब लोकल एरिया जो रहता है वहाँ पर भी रखेंगे, 74th अमेंडमेंट में किया गया था। तो जब ये 73rd और 4th अमेंडमेंट कर दिया गया, 73rd में ज़्यादातर देखोगे कि उस टाइम पर हमारा गांव इलाका ज़्यादा रहता था, ठीक है, विलेज इलाका ज़्यादा रहता था, पंचायत राज ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से जब 73rd अमेंडमेंट कर दिया गया था 1992 में पास कर दिया गया, तो उसके बाद से काफ़ी सारी औरतें जो थी वो भी इलेक्शन लड़ती थी, और इलेक्शन लड़ने की वजह से क्योंकि देखो उनके लिए सीट रिजर्व रहती थी तो आराम से जीत भी जाती थी इलेक्शन, जिनकी वजह से वो पॉलिटिक्स में फिर एंटर भी ले पाती थी, जिनको देखकर बाकी के लोग भी फिर पॉलिटिक्स में आ जाते थे। उनके भाई बहन, मान लो उसके कोई दोस्त होगी तो वो भी सोचेगी चलो मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ, उसके रिश्तेदार में कोई होंगे तो वो भी सोचते होंगे। तो मतलब धीरे धीरे करते करते अब जो है थोड़ा बहुत ठीक होते जा रहा है, आगे चल के हो सकता है कि 50% तक कहीं पहुंच जाए कि औरतों का पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो देखोगे तो क्योंकि औरतों के लिए हमने 1/3 जो बेसिकली सीट रहती है, 33% जो सीट रहती है वो हमने औरतों के लिए रिजर्व करके रखी है कि भैया औरतें कम भी मेहनत करेगी तब भी इनको सीट दे देंगे हम लोग, 33% सीट रिजर्व करके रखी जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से आप कह सकते हो कि अब औरतें धीरे धीरे पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर पाती है, ठीक है। तो ये लोकसभा के अंदर एक बिल पास कर दिया गया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ अब हो पा रही है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, ठीक है। पेपर में पूछ सकता है आपको। सो देखो अब यहाँ पर बेसिकली वुमेन्स क्यों पॉलिटिक्स में आनी जरूरी है और उनके पॉलिटिक्स में आने की वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब उसकी क्या क्या जरूरत है और उससे क्या फायदा होता है, तो उसके बारे में आप देखो यहाँ पर कुछ बताया गया कि मतलब उसके रोल्स बताए गए कि वुमेन्स की पॉलिटिक्स में आना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो रोल प्ले करती है औरतें अगर हम उनको पॉलिटिक्स में लेके आ जाते हैं तो वो है वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो जब हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया 92 में कि मतलब अब से क्या होगा कि अब से जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स है, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल हो, उनके अंदर 1/3 जो सीटें होगी वो हम औरतों के लिए सीट रिजर्व करके रखेंगे, जिसकी वजह से अब देखो क्योंकि सीटें जो है वो रिजर्व करके रखी जा रही है औरतों के लिए, जिसकी वजह से अब औरतें पार्टिसिपेट कर पा रही है इलेक्शन के अंदर, वो जीत पा रही है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में आ भी पा रही है। अब कोई औरत है पॉलिटिक्स में आ जा रही है तो वो डिसीजन भी ले सकती है। अब देखो जितनी भी औरतें होती है ना वो पैसा काफ़ी अच्छे से बचा लेती है, जिसकी वजह से एक तरह से कह सकते हो वो सरकार का एक तरह से फायदा भी करेगी। ऊपर से देखो औरतें जो होती है वो आदमी से कम, मतलब एक तरह से कह सकते हो कम बेईमान होती है, ठीक है। औरतें उतना ज़्यादा कह सकते हो घूस खाती नहीं है, ठीक है, कम मतलब ऐसे घूस वूस या फिर चोरी चकारी करती है, थोड़ी ईमानदारी रहती है औरतें। आपने कम ही देखा होगा कि हाँ भाई कोई औरत है जो घूस ले रही है या फिर मतलब कुछ कर रही है, ठीक है, बहुत कम रहती है औरतें जो मतलब ज़्यादा बेईमानी करती है। थोड़ा बहुत कोई भी कर देता है बट उतना ज़्यादा मतलब नहीं करते बेईमानी औरतें, जिसकी वजह से अच्छे से काम भी हो पाएगा। ऊपर से अगर मान लो कोई औरत है जो गाँव की किसी गाँव की सरपंच है, ठीक है, और उस गांव में मान लो एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसे टाइम पर मान लो सरपंच है क्योंकि वो अब मान लो उस लड़के को मार भी देती है या भाग इधर से चाटा वाटा मार कर भगा देती है, तो बताओ लड़का उसका क्या ही उखाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वही सरपंच है, अब क्या ही करेंगे उसका। ऊपर से लड़की है, लड़की ऐसे ही नहीं मार सकते, ऊपर से सरपंच है, ठीक है, तो इतना ही पावर पहले से ही उसके पास है। तो जब आप कोई औरत है वो पॉलिटिक्स में चली जाती है, नेता बन जाती है, तो दूसरी औरतों का भी मदद करती है, जिसकी वजह से औरतों की पावर बढ़ जाती है। हाँ भाई हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम जाएंगे सरपंच के पास बोल देंगे, तू तो गया अब लड़का मतलब गया, मतलब उनके पास वुमेन्स एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन्स जो रहती है, औरतें जो रहती है समाज के अंदर, उनको पावर देने का काम करती है ये औरतें जो पॉलिटिक्स में चली जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब इंदिरा गांधी थी, जब वो मतलब नेता बन गई थी, पॉलिटिक्स में आ गई थी, क्योंकि देखोगे तो पहली मतलब कह सकते हो पहली हमारी प्राइम मिनिस्टर थी जो लेडी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। अब कह सकते हो कि बेसिकली वो पहली बन क्यों पाई, कि लड़की होने के बावजूद भी क्यों प्रधानमंत्री बन पाई, तो एक तरह से आप ये रीज़न बोल सकते हो कि भैया वो गांधी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसके वजह से बन पाई, अगर किसी और फैमिली से बिलोंग करती तो नहीं बन पाती। ये रीज़न है भाई, सच बात है, इसके वजह से बन पाई मतलब इंदिरा गांधी, बट थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी भी थी, अच्छी खासी थी, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो इंदिरा गांधी थी, अब क्योंकि देखो जब इंदिरा गांधी जब इलेक्शन में जीत गई थी
वो प्रधानमंत्री बन गई थी, जिसकी वजह से और भी औरतें जो थी वो भी फिर अलग अलग पॉलिटिक्स में घुस पाई थी। क्योंकि देखो एक रास्ता दिख जाता है, जब एक रास्ता दिख जाता है ना कि भैया ये चला गया, तो और भी लोग फिर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वुमेन्स का एम्पावरमेंट यानी एक औरत की वजह से बाकी औरतों में भी फिर धीरे धीरे पावर आने लग जाता है। उनके साथ कुछ गलत हो रहा रहता है तो ऐसी जो औरतें होती है, अब कोई नेता है, मान लो कोई सरपंच है, तो आराम से उनकी मदद भी कर पाती है क्योंकि उनके पास पावर रहती है। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट भी होती है। उसके बाद देखो दूसरा जो बेसिकली रोल प्ले करती है वो होता है पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। क्या बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि देखो जितनी भी नेताएं होती है, जो औरतें होती है, वो अच्छी तरीके से जानती है भैया हमारे पास हक क्या है, और वो लोगों को भी बताती है, मतलब लोगों को अवेयर भी करती है, औरतों को अवेयर करती है, देखो तुम्हारे पास ये हक है, अगर तुमसे कोई हक छीनता है तो आप जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब कोई आदमी है, मान लो वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो औरतें भी अगर चाहती है इलेक्शन लड़ना तो वो भी लड़ सकती है, कोई टेंशन नहीं है, उनके पास भी सेम चीज़ें रहती है। अगर मान लो आदमी जा रहा है वोट देने, तो बताओ क्या औरतें नहीं चाहती है वोट देने? तो बेसिकली उसी को हम पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं, एक तरीके का, कि वोटिंग करना या फिर इलेक्शन लड़ना। ठीक है, तो वुमेन शॉल बी एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन टू और इक्वली, मतलब कि जैसे आदमी लोग वोट करने जाते उनको 2000 रुपया देता है नेता वाले, तो मतलब औरतों को भी दे, मतलब इस तरह का बात नहीं है। बेसिकली मतलब जिस तरह से आदमियों को हक है वोट देने का, वैसे ही औरतों को भी होना चाहिए अपना नेता चुनने का, अपना हक मतलब वोट देने का। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद वुमेन शॉल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू ऑल पब्लिसिटी इलेक्टेड बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशन। यानी कि देखो जो औरतें रहती है उनके लिए भी हमें एलिजिबिलिटी, बेसिकली उनकी भी मतलब वो भी चाहे तो किसी भी तरीके का नेता बन सकती है। अगर वो मान लो चाहते हैं कि नगर सेवक या फिर सरपंच बनने का है, उनको मन करता है, तो वो चाहे तो उसका इलेक्शन लड़के जीत सकती है, और जीत जाती है तो ठीक है बन जाएंगे, और वो चाहे तो प्रेसिडेंट भी बन सकती है, और वो चाहे तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भी बन सकती है। जैसे कि अभी करंटली में ही राष्ट्रपति नहीं बनी थी बंगाल की जो थी, तो वो बन गई, तो वो एक औरत ही है ना, वुमेन है। तो बेसिकली इस तरह से आप के अगर आपको ये राइट्स पता चल जाते हैं, औरतों को पता चल जाता है कि अरे हाँ हम लोग भी मतलब चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत हम लोग फिर पॉलिटिक्स में और ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली हमारा रोल बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो है पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जैसे मान लो इंदिरा गांधी है, ठीक है, अब इंदिरा गांधी है या फिर ऐसे बड़े बड़े जो नेता है जो फीमेल्स है, ठीक है, औरतें हैं, तो उनको देखकर काफ़ी सारी औरतें होती है जिनका मन करता है चलो भैया हम भी मतलब हमको भी इन्हीं की तरह नेता बनना है। तो ऐसे टाइम पर उनके दिमाग में आता है भैया हम नेता बनेंगे कैसे, ये तो देखो ये तो गांधी फैमिली से रहती थी, लगता है इसलिए बन गई, हम कैसे बनेंगे? तो देखो बेसिकली इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी रहेंगी। आप पढ़ाई लिखाई करो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एजुकेशन ले लो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देख लो। कई बार होता है ना, आप देखो अगर मान लो जैसे आप पहले पढ़ते थे होंगे मतलब चौथी पाँचवीं में, तो उस टाइम पर रहता था ना, अगर मान लो आपका क्लास का कोई टॉपर होता था जिसको ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो आप उसको कॉपी करने लगते थे कि देख रहे हो कि वो मतलब लिख रहा है तो आप भी उसकी तरह करते थे, मतलब उसको देख देख कर उसके हिसाब से आप कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, उसी की तरह करने लगते हैं कि भैया इसको मार्क्स आएगा मेरे को भी आ जाएगा। तो वैसे ही हम उसकी तरह करने लगते हैं। जो भी हमारा रोल मॉडल होता है वो जो मैगजीन पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो नॉलेज लिए है उसके पास में, मान लो उसको पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड नॉलेज है, तो हम भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लग जाते हैं ताकि हमको भी आ जाए कुछ नॉलेज और हम भी पॉलिटिक्स में जा सके। बेसिकली करंट अफेयर के बारे में हम नॉलेज लेने लग जाते हैं, न्यूज़ दिन भर देखते रहते हैं। जैसे काफ़ी सारी औरतें रहती है ना जो मतलब पॉलिटिशियंस रहती है, तो दिखेगा हमेशा वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो आपको लगेगा हमको भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमको भी मालूम पड़ेगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें, लॉज के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, तब जाकर आप मतलब एक पॉलिटिशियन बन सकते हो। तो एक तरह से देखोगे तो अगर मान लो कोई औरत पॉलिटिक्स में चली जाती है तो उसको देखकर बाकी की औरतें ये सारी स्टडीज़ करके एजुकेशन ट्रेनिंग लेकर वो भी पॉलिटिक्स में आराम से आ सकती। उसके बाद देखो चौथी जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो है रिसॉल्विंग वुमेन रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स। यानी क्या कि अगर कोई औरत जो है अगर वो पॉलिटिक्स में चली जाती है तो अगर किसी भी औरत के साथ कभी अन्याय होगा, कुछ गलत होगा, तो उस टाइम पर वो औरत उसका साथ देगी, उसकी मदद करेगी और उसके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उससे सॉल्व करेंगे। कि अगर मान लो कोई औरत है उसका रेप हो गया है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उसको मान लो कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर वो औरत जो होगी उस औरत का साथ देगी, उसका मदद करेगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करेगी, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस। कि मान लो कोई औरत है वो मुखिया के पास आ गई, देखिए हमें जहाँ पे काम करने जाती हूँ वहाँ पर एक लड़का मेरे को छेड़ता है, मेरा मैनेजर मेरे को छेड़ता है, तो ऐसे टाइम पर वो जो मुखिया रहेगी एक टाइम पर कह सकते हो उसकी कंपनी भी बंद करवा सकती है। ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट हो गया तो कंपनी भी बंद हो सकती है। ठीक है, वैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मान लो माँ बाप बहुत ज़्यादा पीट रहे या फिर सास ससुर पीट रहे बहू को, तो ऐसे टाइम पर भी रहता है गाँव के मुखिया जो रहते हैं, अगर मान लो लड़की है तो पहुँच जाती है मदद करने के लिए। ठीक है, कि अपने ग्रुप को लेकर आ जाती है
जाती है और मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वहीं पे अगर मान लो आदमी रहता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है, तेल लेने गया, मेरे को क्या करना है, कि वो आदमी का साथ देता है, ठीक है, भाई ये छोड़ जाने दे, तेल लेने गया, अगली बार गलती नहीं करेगा। लेकिन औरत रहती है तो औरत को बचाने के लिए चली जाती है। वैसे ही प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल की कई बार होता है, बच्चों को कोई खाना, लड़की है तो घर में बच्चों को खाना नहीं खिला रहे रहते और सिर्फ लड़कों को खिला रहे रहते, फीमेल का मतलब नहीं भेदभाव रहता है, तो उसके लिए भी औरतें मदद करने के लिए पहुंच जाती है। तो जितने भी औरतों के अंदर समाज में गलतियां मतलब गलत हो रहा है उनके साथ में, तो उनकी मदद करने के लिए ऐसी जो औरतें होती है जो पॉलिटिक्स में रहती है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। आदमियों के कंपैरिजन में ऐसी औरतें ज़्यादा मतलब मदद करती है। जो औरतें अगर पॉलिटिक्स में चली जाती है वो, तो ये चौथा फायदा रहता है कि अगर हम औरतों को पॉलिटिक्स में लेके आ जाते हैं तो जितने भी वुमेन रिलेटेड मतलब सोशल प्रॉब्लम्स रहती है उनको सॉल्व करने में मदद करती है। इसके बाद देखो पांचवा और जो लास्ट बेसिकली एक कह सकते हो इंपॉर्टेंस जो है अगर हम औरतों को पॉलिटिक्स में लेते हैं वो ये है कि देखो हमारा जो इंडिया है वहाँ पर आप देखते हो तो औरतों का स्टेटस बहुत ज़्यादा कम है, और खास करके नॉर्थ एरिया में, ठीक है। आप देखो औरतों को उतना सारा लोग सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, और गाँव एरिया में तो खास करके देखेगा औरत लोग जो रहती है या फिर लड़कियाँ जो रहती है उनको खाली घर में रखा जाता है बर्तन धोने के लिए, और जो गरीब घर के रहते हैं वहाँ पर बच्चियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता है, सरकारी स्कूल में भी नहीं, ठीक है, मतलब फ्री में भी नहीं पढ़ने देने का, ठीक है, घर पे रखने का, बर्तन धुलाने का और खेत वेत में काम करवाने का। खेत में भी कई बार नहीं जाने देते कि घर में ही रहो, घर के अंदर ही काम करो, ओके। तो मतलब इस तरह से रहता है कुछ, जिसकी वजह से औरतों का स्टेटस बहुत ज़्यादा कम रहता है समाज के अंदर। लेकिन अगर मान लो उसी गांव की कोई औरत है जो सरपंच बन गई, उसका पति उसके साथ रहता है, जो छतरी लेकर रहता है, घूमता रहता है, और उसका वो जो औरत है वो सरपंच बन चुकी है। अब बताओ गाँव की औरत एक सरपंच बन जाती है तो बाकी की औरतों में भी काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाता है। अगर मान लो कोई औरत है और मतलब मान लो एक फैमिली है जहाँ पर एक लड़की है जिसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, घर वाले बोल रहे हैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, चल, और बाप दारू पी के घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि वो क्योंकि सरपंच रहेगी तो हो सकता है उसको जेल में डाल दे, उसके पापा को, ठीक है, जेल में डाल सकती है उसको, या फिर कुछ हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर, और उस बच्चे को स्कूल भेजा जा सकता है। तो जब किसी भी वक्त हो, जब पॉलिटिक्स के अंदर जब औरतें आ जाती है तो वो अपने गाँव या फिर मोहल्ला जो भी एरिया रहता है वहाँ पर बाकी की औरतों का स्टेटस थोड़ा बहुत इंप्रूव कर देती है, ठीक है। कि मतलब अगर वहाँ पर मान लो औरतों को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है तो जब एक औरत ही सरपंच बन गई है तो भैया अगर कोई औरत को पीट रहा रहता है, औरत तुरंत जाएगी अपने एक दूसरे को बता ही देगी, देखो मेरा पति कल मेरे को मार रहा था, तो इधर उधर पहुंच के उनके पास पहुंचा, देखो ये कल मतलब ये जो औरत है इसका पति भी इसको पीट रहा था, तो वहां पर तुरंत मतलब हम लोग पहुंचेंगे, हाँ भाई तू क्यों पीट रहा था इसको, तेरे को कौन हक दिया औरत को मारने का, तेरे को पुलिस को बुलाओ क्या, बोल, मतलब तुरंत औरत के लिए काम होना लग जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हो औरतों का समाज के अंदर इज्जत थोड़ा बढ़ जाता है अगर उस एरिया के अंदर या फिर कहीं पे भी औरतें जो है अगर पॉलिटिक्स के अंदर रहती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। और क्योंकि देखो अगर मान लो कुछ गलत भी होता है, मान लो एक लड़का है और गांव के अंदर लड़की को छेड़ रहा है, ठीक है, अब वो लड़की है, अगर मान लो सरपंच जो है वो लड़का रहता है, आदमी रहता है, तो उसको जाने में डर लगता है, ठीक है, कि आदमी है उसके पास, जैसे कैसे जाकर बताओ कि मेरे को उसने यहाँ पे टच किया, यहाँ मेरे को छेड़ रहा था, दुपट्टा खींचा, बताने में उसको खराब लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे औरत रहती है तो वो फ्रीडम से अच्छी तरीके से बता पाती है, देखो ये मेरे को यहाँ पे टच कर रहा था, मेरे को छू रहा था, मेरे को परेशान कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता भी पाती है अपनी प्रॉब्लम को, और उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी निकल जाता है। और क्योंकि औरत रहती है, अब देखो कई बार होता है सरपंच रहता है, वो हो सकता है मान लो गांव की कोई लड़की हो मदद मांगने के लिए आई और सरपंची ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन मान लो अब सरपंच लड़की है और कोई लड़की आई मदद मांगने के लिए, तो कुछ गलत नहीं होगा उसके साथ में, आराम से रहेगा, टेंशन नहीं है, और आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतें जो है वो भी पॉलिटिक्स के अंदर आए और बाकी औरतें जो है उनका स्टेटस बढ़ जाए, मतलब बाकी के लिए औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी औरत जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आते जाए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लोकसभा के अंदर अभी 11% है, पहले 10.7% था जब 15 इलेक्शन किया गया था लोकसभा का। सो मैं भी आपको यहाँ पर हमारा जो 5th एंड लास्ट जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाता है। उसके बाद अब सेमेस्टर 1 जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पर एंड हो जाता है। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और एंड अगर आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, या फिर हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो, मिस कर दिया हो, या फिर कोई भी चीज़ मुझसे अगर छूट गई है, या फिर कोई चीज़ मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड अगर आपको समझ आ गया, आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो गया है, तो देखो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड देखो ये जो पूरा चैप्टर्स है हमारे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 जो है पूरा फाउंडेशन कोर्स का, जितने भी मैंने यहाँ पर लेक्चर लिया वन शॉट के, इसके पूरे आपको प्लेलिस्ट मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, उसके PDF मिल जाएगा आपको। तो आप चाहो तो वो ले सकते हो, अगर आपको चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा फाउंडेशन कोर्स का तो आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा बुक है बेसिकली, पूरा बुक ही का मैंने यहाँ पर डाला इमेज, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।
तो अगर आप चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हो। नीचे यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है पूरे PDF का। ओके, सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो इसका यहाँ पर तो हमारा फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाता है। सो देखो अब बिजनेस कम्युनिकेशन के भी हम जल्दी जल्दी चैप्टर्स लेंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। तो उसके अब जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन का भी हम वन शॉट लेने वाले हैं। तो अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा और उसका लेटर का भी हम अपलोड करने वाले हैं। जो लेटर आप लोग बोल रहे हो बार बार लेटर, तो उसका भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि जैसे ही जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब के टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।